हेलो दोस्तों, रिदुराज क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास में आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। कल अपन ने अपनी पहली क्लास में जाना था सामान्य हिंदी और भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा की जरूरत अपन को क्यों पड़ी, लिपि, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि जो है अपना देवनागरी लिपि है। के बाद अपन ने वर्णमाला की शुरुआत की थी, वर्ण के बारे में पढ़ा था। मुख्यतः अपने दो प्रकार के वर्ण वर्ण पढ़े थे, स्वर एवं व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला अपन ने पढ़ा था अयोगवा। अयोगवा स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी को कहा गया है। अयोगवा अंग और अह दो वर्ण आते हैं। उसके बाद अपन ने स्वर की शुरुआत की थी। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः स्वरों की संख्या जो आपके 11 है और कुल स्वरों की संख्या जो आपसे अगर पूछ ले अपन ने बात की थी 13 रहेगी आपकी। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या आपकी 10 है। स्वरों के प्रकार आपके दो प्रकार के हैं, दीर्घ या गुरु, दूसरा आपके लघु मात्रा। उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का प्रकार। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। पहला है आपके उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपके उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, आपके मुख या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। इसमें अपन पहला है आपके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से मुख्य रूप से माने गए हैं। एक तो आपके मूल स्वर है, दूसरा आपके संधि स्वर या दीर्घ स्वर जिसे कह सकते हैं। मूल स्वर, यहां आपको समझना है कि मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं। संधि से आपको सीधा सीधा अर्थ निकलता है संधि या जोड़, जो किसी अन्य से मिलकर बने हो, संधि करके बने हो, वो संधि स्वर। मूल स्वर जो आप बोल सकते हो जड़, जो जो किसी अन्य की सहायता से न बनकर मूल रूप में बने हैं, ये आपके हैं। ये आपके हैं अह, ई है, उ है, री। ये आपके कुल मूल स्वर है जो 4 है। उसके बाद आपके संधि स्वर, संधि स्वर या गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कुल 7 स्वर है। मूल स्वर आपके 4 हो गए और संधि स्वर या दीर्घ स्वर आपके 7 हो गए। इन्हें अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो स्वर मूल स्वर के जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, मूल स्वर के साथ जुड़ के बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल दीर्घ तथा दूसरा संयुक्त स्वर। अब आपके संधि स्वर में भी दो प्रकार है, एक तो आपके मूल दीर्घ जो मूल दीर्घ है, दूसरा आपके संयुक्त स्वर। इन्हें अपन समझ सकते हैं ऐसे, यहाँ दिया गया है आपको। यहाँ अपन देख सकते हैं लघु, मूल या ह्रस्व स्वर। इनको ह्रस्व स्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में कम प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उच्चारित करते हैं अ, ई, उ, री, इनको सरलता से उच्चारित कर सकते हैं, इन्हें इसलिए ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अब है आपके संधि स्वर, दीर्घ स्वर। इन्हें अपन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 7 दीर्घ स्वर हैं। इनमें इन्हें भी अपन मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर इनमें विभक्त किया गया है। इन्हें अपन ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ आपको समझना है कि पहले आपको दिया गया मूल दीर्घ। मूल दीर्घ क्या है? जो मूल शब्द से जुड़ के बने हैं, मूल शब्द के साथ संधि करके बने हैं। जैसे ए और ए मिलके आ बना है,
ई और ई मिलकर ई बना है, ऊ और ऊ मिलकर आपके ऊ बना है। ये आपके मूल स्वर के साथ संधि करके बने, इसलिए आप इनको मूल दीर्घ कहते हैं। आ, ई और ऊ को मूल दीर्घ कहते हैं। और संयुक्त स्वर ये 4 हैं। ये आपके ए के साथ ए ई मिलके ए बना है, अ के साथ ए मिलकर आई बना है, ए के साथ ऊ मिलकर ओ बना है, ए के साथ औ मिलकर औ बना है। इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं और ये मूल स्वर के साथ मिलकर बने, इसलिए मूल दीर्घ कहा गया है। ये दो आपकी उत्पत्ति के आधार पर है, एक तो मूल स्वर, दूसरा आपके संधि स्वर। अगला है आपके मूल स्वर और संयुक्त स्वर अपन ने पढ़ लिया। अगला है आपके उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, उच्चारण काल के आधार पर आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ आपको समझना है उच्चारण काल। उच्चारण काल यानी समय, आपको इनके उच्चारण में कितना समय लगता है, इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। पहला अपन पढ़ेंगे ह्रस्व या लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आपके हैं अ है, ई है, ऊ है, री है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है और सरलता से इनका उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा गया है। इसके बाद दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, इनकी तुलना में इन्हें 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद देखेंगे अपन प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किन्हीं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी का नाम है राम, सामान्यतः इसका उच्चारण अपन करते हैं राम। अगर इसी को अपन पुकारते हुए अगर इसका उच्चारण करेंगे तो अपन इसको राम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, इसीलिए इसको प्लुत स्वर बोलेंगे। और इसका जो चिन्ह है उसे कुछ इस तरह दर्शाया गया है, जैसे राम। अपन ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, जो अधिक समय ले, इसीलिए इनको प्लुत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। उच्चारण काल के आधार पर अपन ने जाना 3 स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आपके हैं अगला जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इन्हें अपन ऐसे समझ सकते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर आपके हैं ई, ई, ए, री। यानी इसमें आपके अग्र स्वर में आपके जो जीभ की आकृति है कुछ ऐसी हो जाएगी। इसमें उच्चारण के समय अग्र भाग से इसका मुख्यतः उच्चारण कर सकते हैं अपन। इसको आप उच्चारित करके देखिए, ई, ए, ऐ, री। आपके जीभ की आकृति कुछ आगे से यूं हो जाएगी। और जैसे कि इसे अपन समझ सकते हैं मध्य स्वर देखेंगे। मध्य स्वर में ए में आपके जीभ की जो आकृति है जो कुछ इस प्रकार रहेगी। ये थोड़ी सी चपटी होकर दोनों दांतों के बीच में बैठ जाएगी और इसका उच्चारण स्थान है जो यहाँ से माना जाएगा, इसलिए इसको मध्य स्वर भी कहते हैं। आप इसको उच्चारित करके देख सकते हैं। कहते ही जीभ अपने दांतों के बीच में बैठ जाती है। उसके बाद आपका है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके आ, उ, ओ, औ। इसके जो उच्चारण स्थान है पश्च भाग में है, जिह्वा के
जैसे कि आपकी ये जीवा है, इसकी यहाँ से आपका उच्चारण स्थान है इसका, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च 3 प्रकार हैं। इसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे ओष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर मुख्यतः आपके 2 प्रकार के हैं। एक तो है आपके आवृतमुखी, दूसरा आपके वृत्तमुखी। इसको अपन समझ सकते हैं आवृत। पहले तो अपन जानेंगे वृत्त। वृत्ताकार यानी गोल, मुख आपका गोल हो जाएगा, जो है आपके वृत्तमुखी। और आवृत मतलब गोल ना होना, जिसमें आपका मुख गोल नहीं होगा, वो आवृतमुखी। आवृतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते वह आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आपके हैं ये अ, आ, ई, ए, ऐ, री। इनमें मुख की जो आकृति है वो गोलाकार नहीं होती, इसलिए इन्हें आवृतमुखी कहते हैं। दूसरा आपके वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, होठों की जो आकृति है वो गोलाकार हो जाएगी, इसलिए इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये आपके हैं उ, ऊ, ओ, ओ। एक बार आप इसका उच्चारण करके देखिए कि आपके मुख की आकृति गोलाकार इसमें हो रही है कि नहीं हो रही। उ, ओ, औ। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 अपन ने पढ़े। अगला है अपन का स्वरों का उच्चारण स्थान। ये आपके वर्ण है, आपका वर्ग, ये उच्चारण स्थान, ये आपके स्थान। यहाँ अपन देखेंगे कि अ और आ ये आपके कंठ्य वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ से है। अ, आ ये इनका उच्चारण जो ध्वनि है वो कंठ से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ग और कंठ से ये उत्पन्न होती है। इसके बाद ई, ई ये आपके तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण स्थान जब अपन करते हैं तो अपनी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी। आप एक बार उच्चारित करके देखिए ई, ई। उसके बाद है उ, उ ये आपके ओष्ठ्य। ये जब भी आप उनका उच्चारण करेंगे ये होठों को स्पर्श करेगी, आपके उ, उ दोनों होठ आपस में स्पर्श करेंगे, इसलिए ओष्ठ्य वर्ग में आते हैं। उसके बाद आपका री, री मूर्धन्य। इसका जो वर्ग है मूर्धन्य, मूर्धा। अब मूर्धा किसे कहा गया है ये आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ आपको समझना है ये आपका ऊपरी जबड़ा है, ये आपका ऊपरी जबड़ा, ये आपके दांत है। इसके बाद यहाँ जो आपके हैं ये मसूड़े, मसूड़े से लेके यहाँ तक आपका जो है तालव्य है, ये तालु का भाग है आपका, तालु। उसके बाद जो ये बीच का जो आपके भाग है, ऊपरी जबड़े के जो बीच का जो भाग है, इसको मूर्धा या मूर्धन्य कहा गया है। आप जब भी आप उच्चारण करेंगे री, री, री का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो इस भाग को स्पर्श करेगी। इसके बाद जो है आपके ए और ऐ, ये आपके कंठ तालव्य है। जब आपकी इसका उच्चारण करेंगे और कंठ और तालु से इसका उच्चारण हो स्थान है। यहाँ कंठ और तालु क्यों कहा गया है इन्हें अपन ऐसे समझ सकते हैं। ए और ई, ऐ का निर्माण जो है ए प्लस ई से मिलकर बना है। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है इसमें? ए का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ई का उच्चारण स्थान तालव्य, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा गया है। इसी प्रकार अपन इस ओ और औ को समझ सकते हैं। इनका जो निर्माण है वो ये ए प्लस ऊ से मिलके बने। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान जो क्या है आपके ओष्ठ या होठ, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा गया है। कंठ एवं होठ से इनका जो उच्चारण स्थान दिया गया है। इसके बाद अगला है आपके व्यंजन। स्वरों के बाद आपके हैं व्यंजन। व्यंजनों को अपन पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनको
उच्चारण करने के लिए, उच्चारित करने के लिए अपन स्वरों की सहायता लेके इनका उच्चारण करते हैं। स्वरों को बिना व्यंजनों के उच्चारण संभव नहीं है। पहले वाले वीडियो में अपन ने इसको अच्छे से पढ़ा था कि अगर कह के पीछे जो अ की ध्वनि आती है, ए स्वर जो है, अगर अपन उसे हटा दें, इसके नीचे हल लगा दूं मैं और ए को अलग कर दें, तो अपन इसको उच्चारित नहीं कर सकते। उसके बाद है बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन कहा जाता है। जैसे इसके हल लगा है, इसे आधा व्यंजन कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो आपके हैं 39, इसमें आपके 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 आपके द्विगुण व्यंजन है, जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। कैसे है तक जो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है वो आपकी 33 है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। यहाँ आपके व्यंजन दिए गए हैं। अपन ने पढ़ा था अभी कि हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, 25 आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं आपके? स्पर्श व्यंजन जो है आपके, ये आपके यहां तक क च ट त प, ये जो आपके हैं 25 स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन्हें। और उसके बाद आपने पढ़ा था 4 आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके हैं ये, जिनको उच्चारित करने में अल्प समय लगता है, सरलता से इनका उच्चारण कर सकते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन, 4 आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये आपके श श श ह, इनके उच्चारण में जब जब आप इनका उच्चारण करते हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण सा उत्पन्न होता है और गर्म हवा मुख से बाहर आती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था आपके संयुक्त व्यंजन, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है, च त्र त्र और गे। विस्तार से अपन इसको आगे पढ़ेंगे। 2 आपके द्विगुणित द्विगुणित व्यंजन, आपके 2 व्यंजन हैं, ये आपके जो है ढ और ढ, आपके द्विगुणित व्यंजन। आइए देखते हैं व्यंजनों के प्रकार या व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तृत करते हैं विस्तृत रूप से। ये आपके व्यंजनों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अपन ने पढ़ा था ये जो आपके क से लेके प तक, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। इनके उच्चारण में हवा किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए मुख से निकलती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इसके बाद दूसरा आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये आपके य र ल व, इनका जो वर्ग है तालव्य, वर्च्य, इसका भी वर्च्य दंतोष्ठ्य। उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान इनका जो है तालु, दंतमूल या मसूड़ा, इसका भी दंतमूल या मसूड़ा। ये जो है वह आपके ऊपर के दांत व निचला होठ, इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ अपन ये का उच्चारण करें, ये का उच्चारण करके देखिए। ये का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी या तालु की ओर जाएगी। जब आप ये का उच्चारण करेंगे ये, तो ये तालव्य है और ये उच्चारण स्थान इसका तालु है। उसके बाद आपके हैं रे। रे का जो उच्चारण स्थान है दंतमूल या मसूड़ा, र
र को उच्चारित करेंगे, जो अपनी जीभ है जो आपकी, वो आपके मसूड़ा या दांत दांत के थोड़ा सा पीछे की ओर स्पर्श करती हुई इसका उच्चारित करेगी। और रे को लुंठित वर्ण भी कहा गया है। लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? जब आप इसको उच्चारित करेंगे र, तो आपकी जो जीभ है जो लुढ़कती हुई पीछे से आगे की ओर आती है, इसलिए इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में एकमात्र र ही लुंठित वर्ण है। उसके बाद आपका है ल। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक वर्ण कहा गया है। पार्श्विक वर्ण से तात्पर्य है कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे ल, तो आपके जो हवा का जो प्रवाह है, हवा मुख से जो निकलेगी, दोनों भागों से बराबर निकलती हुई आती है, इसलिए इन्हें पार्श्व वर्ण कहा गया है। इसका भी उच्चारण स्थान दंत मूल या मसूड़ा को स्पर्श करती हुई करेगी। उसके बाद आपका है व दंतोष्टे। जब आप इसको उच्चारित करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर के दांत को स्पर्श करेगी, और निचला जो होठ है वो निचले होठ से आपकी जो जीभ है स्पर्श करेगी व के उच्चारण में। के बाद अगला है, अपन पढ़ेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी, जिन ध्वनियों के या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में किसी न किसी स्थान पर रगड़ खाकर, यहाँ ध्यान रखना है, रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें अपन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये आपके हैं स, श, स और ह। इनका जो वर्ग है तालव्य, मूर्धन्य, वत्स्य और है का जो है स्वतंत्र। उच्चारण स्थान है इसका तालु, मूर्धा, दंतमूल या मसूड़ा। और है का जो उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र कंठ के भीतर से इसका उच्चारण स्थान है। इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, इन्हें अपन समझ सकते हैं जैसे अपन स का उच्चारण करेंगे तालव्य से। इसका जब उच्चारण करेंगे, ये आपका ऊपरी जबड़ा है, ये आपके मसूड़े, दांत के पीछे के जो मसूड़े, इसके बाद ये जो आपका स्थान है ये आपका तालु है। यहाँ इस से का उच्चारण स्थान आपके ये तालव्य है। उसके बाद आपका जो त्र है ये मूर्धन्य से, ये जो आपके बीच का भाग है, जो तालु और जो कंठ के जो बीच का जो भाग है, इसको मूर्धन्य कहा गया है। मूर्धन्य, ये जो आपके त्र का जो उच्चारण है स्थान है मूर्धन्य है। उसके बाद स का उच्चारण स्थान आपके जो जो निचला जबड़ा है, उसके जो मसूड़े हैं दांत के जो पीछे, इनको स्पर्श करती हुई, दंत मूल को स्पर्श करती हुई जो उसका उच्चारण स्थान है, इसलिए इसे वत्स्य या दंत मूल मसूड़ा कहा गया है। का जो उच्चारण स्थान है स्वर तंत्री, यानी कि अपने कंठ से ह किसी को भी स्पर्श न करते हुए सीधा कंठ से जो उच्चारित करता है वो आपका ह है। उसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपके क्ष, त्र, ग और श्र। इन्हें अपन ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखेंगे आप क और श मिलकर श का निर्माण करते हैं, ज और य मिलकर ज्ञ का निर्माण करते हैं, त और र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं, श और र मिलकर श्र का निर्माण करते हैं। ये आपके दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अगला है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे तय वर्ग, तय वर्ग या उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन
कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट वर्ग है, आपको ट को उच्चारित करना है ट। देखेंगे कि आप जीभ आपकी एक बार पहले ऊपर उठेगी और उसके बाद मूर्धा या बीच के जो भाग है उसको स्पर्श करके झटके से नीचे आएगी ट। इसे अपन उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ढ और ढ, ये आपके उक्षिप्त व्यंजन है। इनका जो वर्ग है वो मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी ये बीच के जो भाग को आपकी जीभ स्पर्श करेगी, उच्चारण स्थान इनका मूर्धा कहा गया है। यहाँ अपन ने व्यंजनों के प्रकार पढ़े हैं। कुल 5 प्रकार हैं व्यंजनों के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण। यहाँ दिया गया है वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन, कंपन को एक घोष कह सकते हैं अपन। इसमें आपके अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष या घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ये जो है आपके हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों श, स, ये आपके अघोष व्यंजन। इन्हें अपन देख सकते हैं ऐसे। अघोष व्यंजन में सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन को दिया गया है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये आपका अघोष है। और आपके तीनों श, श, श और श, ये आपके अघोष वर्ण है। इन्हें समझने के लिए अपन थोड़ा सा इसे बना लेते हैं। यहाँ अपन देख रहे थे कि अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये आपका प वर्ग। इसमें आपका जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग है, पहला और दूसरा जो वर्ग है ये अघोष है, ये आपके अघोष है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और आपके जो तीनों श है वो अघोष व्यंजन है। इसके बाद अगला है सघोष या घोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ये है आपके हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और आपका ह। इन्हें अपन देखेंगे। अघोष में अपन ने पढ़ा था, ये आपके अघोष में पहला और दूसरा वर्ग आपके ये अघोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन में आपके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आ जाता है। और आपके अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व, ये आपके घोष वर्ग में आते हैं और आपका जो है ये भी घोष वर्ण में आता है। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ प्राणत्व या काकल के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या श्वास से है। प्राणत्व के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के, एक तो अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह अल्प प्राण है। जैसे अपन किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारित करते हैं, मुख से जो हवा निकलती है वो कम निकले, वो अल्प प्राण है। और अधिक निकले, उच्चारण में मुख से जो अधिक हवा निकले तो आपका महाप्राण है। ये आपके हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व्यंजन, माफ कीजिएगा, ये आपका पहला, के बाद है आपका तीसरा और उसके बाद आपका ये पांचवा व्यंजन है। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और आपके अंतस्थ व्यंजन, ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अपन देख सकते हैं जैसे
ये है आपके पहला, तीसरा और आपका पंचम वर्ण। ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें अपन उच्चारित करके देख सकते हैं, जैसे क का उच्चारण किया तो जो मुख से जो वायु का प्रवाह है वो कम होता है, इसलिए अल्प प्राण कहते हैं। क, ग, य। इस उसी के आधार पर महाप्राण में अपन छ को उच्चारित कर छ को उच्चारित करते हैं, तब वायु का जो प्रवाह है वो अधिक होता है। महाप्राण में आपके दूसरा और चौथा वर्ग है जो महाप्राण के अंतर्गत आता है, और महाप्राण में आपके महाप्राण को अपन समझ सकते हैं, ये आपका दूसरा वर्ग आपका महाप्राण है, और आपका एक चौथा वर्ग महाप्राण, ये आपके महाप्राण में आ गए। और अल्प प्राण के अंतर्गत आपके जो है ये है अल्प प्राण आपके, ये है पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा वर्ग आपके अल्प प्राण है। महाप्राण आपके दूसरा और चौथा वर्ग है। महाप्राण में आपके अंतस्थ, ये ऊष्म व्यंजन है जो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और अल्प प्राण के अंतर्गत आपके अंतस्थ व्यंजन आपके आ जाते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। यहाँ अपन ने प्राण तत्व के आधार पर जाना आपके दो प्रकार हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये आपकी वर्णमाला आज अपन ने कंप्लीट कर दी है। एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने स्वरों का वर्गीकरण किया था। स्वर वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार की: उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर अपन ने स्वरों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद अपन व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे। 5 प्रकार मुख्य हैं: ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद अपन ने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था। इसमें घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। उसके बाद प्राणत्व के आधार पर अपन पढ़ रहे थे अल्प प्राण एवं महाप्राण। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा दें। क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संधि। धन्यवाद।